जिस शेर सिंह राणा के बारे में मैंने सुना है वो बिहार के बैरक नंबर 3 में कैदी थे। वो शेर सिंह राणा तिहाड़ से सख्त जेल से फरार हो गए, एस्केप हो गए। एक समय जब हम ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ईश्वर उसमें से भी कई रास्ते, जेल बनाई ही इसलिए गई है कि आपको बंदिश में रखा जाए। आरोप लगा था या फिर मतलब कहा जाता है कि आपने जिम्मेदारी ली कि ये थाने में दिया हुआ बयान है, तो इसलिए वो कंसिडर नहीं किया गया। कहते हुए कि मैंने ठाकुरों का बदला लिया। किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर रहा है तो उसको तो फिर वो फ्रीली नहीं बोलेगा ना। गवाह ना होने के कारण मुझे अकेले को जो है कन्विक्शन कर दिया। लकी बिस्ट किसने धमकाया? देखो क्या है कि मैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति का मैं नाम यहाँ पर लेना ठीक नहीं समझता। लक्की बिस्ट जो आप बता रहे हैं वो आज क्यों फेमस है कि वो एक अच्छे एंटरटेनर है। कि देखो जो भी आदमी देश के लिए इतने मिशन पर काम करता है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनको गलत फंसा दिया। लक्की बिस्ट ये समझते हैं अपने मन में कि भाई मैं इसको चाहूँ तो 2 मिनट में, लेकिन ख़त्म कर नहीं सकते ना जेल में। अगर आपने जेल में किसी को ख़त्म कर दिया तो लॉ तो अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा ना। इसमें जाना, फिर वहाँ से फिर जो पता नहीं है कहाँ चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करना, फिर वहाँ से खोदना, फिर वहाँ से भारत लेके आना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनकी समाधि को जो है जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा। तो जब उसकी खबर अखबार में मैंने पढ़ी तो मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी थे कि भाई हमारे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी समाधि पे यहाँ पे जूते चप्पल मारते हैं, ये बड़ा अपमान है हमारे देश का। कहने लगे अरे भाई राणा जी, जब पिछले 800 साल में कोई नहीं ला पाया तो अब भी कोई कैसे ला पाएगा। विश्व में सिर्फ ये 3 देशों से ही फ़्लाइट थी उस समय ना। अब मैंने कहा यार दिल्ली से जा नहीं सकते, दुबई का बंदोबस्त नहीं है कोई, तो फिर मैंने सोचा पाकिस्तान के रास्ते से जाता हूँ। तो फिर मैं पाकिस्तान एम्बेसी में भी गया, प्रलोभन देने शुरू कर दिए जब उनको पता चल गया कि भाई ये तो एक्चुअल में संजय गुप्ता नहीं है, शेर सिंह है। पहला मिशन था खोजना, फिर दूसरा मिशन था इसकी खुदाई करना। 1.5 महीना मुझे लगा खोजने में और फिर 1.5 ही महीना लगा खोदने। तो ये सारी चीज़ लेकर मैं वापस वाया काबुल जो है भारत आया। नमस्कार, द ओपन शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत ही खास शख्सियत से, जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की जिम्मेदारी ली। अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत वापस लेकर आए। नाम है शेर सिंह राणा। सर बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े। आपका नाम शेर सिंह राणा, आप सूट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आपका नाम शेर सिंह राणा है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस शेर सिंह राणा के बारे में मैंने सुना है, जो मैं सुनता हूँ, वो तिहाड़ के बैरक नंबर 3 में कैदी थे। वो शेर सिंह राणा तिहाड़ से सख्त जेल से फरार हो गए, एस्केप हो गए। और अभी जब इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए, बिल्कुल सभ्य, शांत, सज्जन, तो सब क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो नाम तो घर के लोग रखते हैं और मेरी भी जो फैमिली है, जो मेरे माता पिता हैं या जो मेरे ताऊजी थे, तो उन्होंने मेरा नाम रखा ये। और आपने कहा कि भाई नाम के अनुरूप कार्य किया है, तो देखो ये तो डेस्टिनी होती है हर व्यक्ति की। तिहाड़ जेल भी जाने का जो है मेरा उसको सौभाग्य तो नहीं बोलेंगे, तो अभागा रहा मैं कि तिहाड़ भी जाना मुझे अपने जीवन में पड़ा। और क्योंकि वो भी मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा ईश्वर ने। बट कभी कभी क्या होता है कि एक समय जब हम ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मुझे तिहाड़ जेल जाना पड़ा 2001 में, तो ऐसा ही लगा कि जीवन जो है अब शायद समाप्त हो गया। लेकिन क्या है कि ईश्वर उसमें से भी कई रास्ते और उनकी इच्छा अनुरूप कार्य करने का मौका देते हैं। तो सन 2004 में जैसा आपने बताया कि फिर तिहाड़ से एस्केप हुआ, और वो वन ऑफ दी बिगेस्ट एस्केपिंग मानी जाती है हमारे देश की। और एस्केप होके जो है तिहाड़ से बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान जाने का मौका मिला। जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी मिट्टी लाने का मौका मिला। एक सवाल में जी सर, जब कोई इंसान तिहाड़ से जेल में बंद होता है
उनका मनोबल टूट जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि अगर बहुत लोग होते हैं क्राइम करते हैं, अगर जेल में बंद होते हैं, क्योंकि जेल आप भी जानते हो जेल जेल होता है, बड़े लोगों का नहीं छोटे लोगों का। तो जब जेल में जाते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है, उस क्योंकि आप भी जेल में गए, उसके बाद स्केपिंग करना, अफगानिस्तान जाना, ये सब जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? देखो, मनोबल तो नेचुरल बात है। जब आप बंदिश में होते हो तो मनोबल इंसान का टूटता भी है, और चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो बहुत पावरफुल पर्सन हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, मनोबल के ऊपर सबके ऊपर फ़र्क पड़ता है, नो डाउट। क्योंकि बंदिश में जाने के बाद आप अपने अनुसार कोई काम नहीं कर सकते। चाहे आप बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे आप बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे आप बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हो, तो जेल बनाई ही इसलिए गई है कि आपको बंदिश में रखा जाए, और जो भी काम आप करते हो आपको उस काम से साइडलाइन कर दिया जाए। सर मेरा कहने का मतलब, मैं जो कहना चाहता हूँ कुछ और, कि अगर आप जेल में जाते हो तो आपका मनोबल टूट जाता है, उसके बाद फिर स्केप करना, यानी आपके अंदर बहुत जज्बा होता है, यानी आप उस रास्ते से निकल के आते हैं जिसको आप नकार नहीं सकते कि मैं इसी रास्ते से आ रहा हूँ। हाँ, वही मैं अपनी बात को धीरे धीरे जब मैं आऊँगा सर, कुछ चीज़ें जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, जी उस बारे में बात करेंगे। जी, मतलब मैं उसको कंटिन्यूटी में, एक्चुअली मैं आपके ही प्रश्न के जवाब पर आ रहा था। भाई आपने कहा, आपने ये पूछा कि जब वहाँ पे अधिकतर लोगों का मनोबल जो है वो टूट जाता है या कम हो जाता है, तो आपने इतना मनोबल कैसे आ गया कि आप तिहाड़ से भागने का सोच सकते हो, या इतना जज्बा कैसे आ गया, आप ये बोल सकते हो। एक्चुअली क्या है कि ये डेस्टिनी होती है, और ईश्वर की ऐसी इच्छा रही होगी कि जो तिहाड़ से मुझे एस्केप कराया और अफ़गानिस्तान तक लेके गए, तो ये मेरी डेस्टिनी होगी। अदरवाइज तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मैं फूलन देवी का भी आरोप मुझ पर ना लगता, क्योंकि अगर आप मेरा जो बचपना है, ये एक अच्छे परिवार में ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, या फिर मेरी जो एजुकेशन हुई है वो भी एक बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन हुई, और फिर ग्रेजुएशन वगैरह मैंने किया, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को कोई क्राइम लाइन का शौक़ था, या फिर मेरे को मतलब जेल जाने का असल में कोई भी वो नहीं था, लेकिन वो भी एक डेस्टिनी थी। और जब ये समझा कि भाई अब तो सब समाप्त है, तो ईश्वर ने वहाँ से एक नया रास्ता दिखा दिया। क्योंकि आज भी मैं जब तिहाड़ के बाहर से जाता हूँ तो ये मतलब विचार करता हूँ कि भाई तू यहाँ से निकल कैसे गया तो मैं खुद ही सोचता हूँ, है ना। तो ये ऊपर वाले की वो थी इच्छा। कहना आसान है, नहीं, ये कहना नहीं, हाँ। अब दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं चार्ल्स के बाद जिन्होंने तिहाड़ जैसे सख्त जेल से भागा था। वही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई मेरी उपलब्धि आप इसको मत मानो। ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत समझदार हूँ या बहुत ही बहादुर हूँ, ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि वो मेरी डेस्टिनी थी। ईश्वर ने मुझसे वो कार्य कराना था जो पिछले 800 सालों में हमारे देश के ऊपर बोझ था, तो मुझे उसके लिए चुना। इसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। और फिर क्या होता है ना, बहाना बनता है। अगर मैं शायद तिहाड़ जेल नहीं आता, सन 2001 में मुझ पर फूलन देवी का हत्या का आरोप नहीं लगता, तिहाड़ नहीं आता, तो हो सकता है कि मैं अफ़गानिस्तान भी ना जा पाता, मान लीजिए उस तरह के। क्योंकि जब मैं था जेल में, हाँ सर, एक सवाल सर, आरोप लगा था या फिर मतलब कहा जाता है कि आपने जिम्मेदारी ली थी, देहरादून में जाकर बकायदा समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था? सवाल ठीक से पेश करें। आपने फूलन देवी की हत्या की, हत्या के आरोप लगते हत्या की, उसके बाद आपने देहरादून जेल में जाके संबंध कर दिया, और ये कहते हुए के साथ, हाँ, ये कहते हुए कि मैंने ठाकुरों का बदला लिया। मुझे जो है अरेस्ट किया देहरादून से, और जिस बयान की आप बात कर रहे हैं जिसमें मैंने वो शब्द बोले थे, तो वो एक्चुअली क्या है कि पुलिस थाने में पुलिस कस्टडी में बोले थे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ भी, और एक आम अगर हम व्यक्ति के निगाह से भी देखें तो आपको पता है कि जब आदमी पुलिस की कस्टडी में होगा तो उसका जो दिया हुआ बयान है तो वो किस कंडीशन में दिया हुआ होगा, तो वो वही मेरी भी बात है। और इसीलिए जो जज साहब हैं, ऑनरेबल जो जज थे,
उन्होंने भी जो पुलिस की वो लाइन थी इन्वेस्टिगेशन की, और जो दोनों पत्रकार और जो रिकॉर्डर थे, वो रिकॉर्डिंग करने वाले थे, उस न्यूज़ को जो आप सब ने देश में देखी थी, तो वो लोग गवाह थे। उन्होंने आके कोर्ट में यही बताया था कि ये थाने में दिया हुआ बयान है, तो इसलिए वो कंसिडर नहीं किया गया लॉ के अकॉर्डिंगली भी। और जो आप जैसे हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, भाई जैसे आज मैं फ्री माइंड से बात कर रहा हूँ, तो लेकिन आप भी रिपोर्टर हैं, आप जब थाने के अंदर जाएंगे तो किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर रहा है तो उसको तो फिर वो फ्रीली नहीं बोलेगा ना। अब मान लीजिए उसको अंदर लॉकअप के अंदर से, कई बार आप देखते होंगे टीवी चैनल पे कि जिसको पकड़ रखा है चला उससे जा नहीं रहा, साफ पता चलता है कि इसकी टांग टूंग सब तोड़ रखी, तो फिर जो बोलेगी पुलिस वही तो वो बताएगा। इससे ना मेरे मन में एक और सवाल है। जी जी जी। क्यूरियोसिटी सब जानने की। हाँ बिल्कुल। कि आप तिहाड़ कैसे गए? हाँ दिल्ली ने आपको आजीवन कारावास की सजा कैसे सुनाई? हाँ ये दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है। देखो, तिहाड़ तो जब फूलन का हत्या का जब केस लगा तो उसी केस में तिहाड़ भेजा गया सन 2001 में। और जो आपने आजीवन कारावास की जो बात करी, करीब मैं 13 ईयर्स 13 साल मैं जेल में रहा फूलन देवी की हत्या के आरोप में एज ए अंडर ट्रायल। और 13 साल का केस चलने के बाद सन 2014 में मुझे जो है कन्विक्शन जो सेशन कोर्ट है उसने दी। तो इसमें टोटल जो है 12 एक्यूज्ड पुलिस ने बनाए थे, मतलब 12 लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाया था इंक्लूडिंग मी। तो 12 लोगों में से एक व्यक्ति की तो जेल में ही जो है वो देहांत हो गया था। बचे 11 लोग। 11 लोगों में से 10 लोगों को जज साहब ने एक्यूटल कर दिया, मतलब कि बरी कर दिया गवाह ना होने के कारण। मुझे अकेले को जो है कन्विक्शन कर दिया। तो अब क्या है कि फर्स्ट कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट किया, तो मुझे आशा है कि जैसे 10 दूसरे लोग बरी किए गए हैं, मुझे भी जो अपर हायर कोर्ट है, मान लीजिए हाई कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट से ही, मतलब मुझे विश्वास है कि मैं भी उनकी तरह एक्यूटल हो जाऊंगा। और मुझे अपने ऑनरेबल जज साहब के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर पूरा विश्वास है। इस पर मैं कुछ इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मुझे अधिकार नहीं है कि भाई सज़ा क्यों दी गई, क्योंकि वो तो जज साहब का भाई खुद का विचार है। आपके जहन में तो आता है सर, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मेरे सामने कहा कि 11 लोग बरी हो गए, 12 लोग टोटल एक्यूज थे। हाँ, ये मैंने आपको, ये मैं 11 बरी क्यों हो गए? आपने क्यों जेल में बंद करके रखा है? मेरे जहन में सवाल आएगा। मेरे क्या सर, आप बोल रहे हैं जो किसी के भी जहन में ये सवाल आ जाएंगे, आप क्यों? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि ये बात मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, बट ये एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि ये कोर्ट की कार्रवाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, और क्योंकि हमारी अपील जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो देखो क्या होता है कि जो जज हैं हमारे, वो एक भगवान का रूप होते हैं जब वो अपने चेयर पे बैठते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं उसमें कोई अपनी राय व्यक्त करने का हकदार नहीं हूँ। हम अपना जो भी केस है अकॉर्डिंग टू फाइल, तो उसको जो है उस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे भी दूसरे लोगों की तरह एक्यूटल किया जाए या फिर सज़ा दी जाए। तो क्योंकि ये आप जो क्वेश्चन है आपका, ये है मेरिट के ऊपर, है ना। तो मेरिट के ऊपर जो डिस्कशन है वो हम मीडिया के ऊपर बैठकर मेरिट के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, मामला पेंडिंग है तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो जब तक पेंडिंग है, तो इसलिए मैं इसके लिए क्षमा आपसे चाहूँगा। मेरिट पर डिस्कशन तो कोर्ट्स में होगा, बट मैंने आपको एक मोटा सा बता दिया डिसीज़न में। मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप सोच सकते हैं कि भाई टोटल 12 थे, एक की डेथ हो गई, 11 बचे, 11 में से 10 लोग एक्यूटल हो गए। एक ही केस में जब 10 लोग एक्यूटल होंगे तो आप फाइल को समझ सकते हैं कि उसके अंदर कुछ नहीं है। जी सर, इसके बाद तिहाड़ में धीरे लेकिन एक मजेदार सवाल, मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे नहीं, आओ मत आप तिहाड़ पे। हाँ, तिहाड़ आप मत आओ। हाँ, अच्छी जगह नहीं है तिहाड़।
एक मजेदार सवाल पूछता हूँ सर आपसे। तिहाड़ में लकी बिस्ट को किसने धमकाया? तिहाड़ में लकी बिस्ट को किसने धमकाया? जैसे क्या है कि सर, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, धीरे धीरे कम ही किया, धीरे धीरे जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आप जाहिर कर रहे थे कि लकी बिस्ट को आपके मित्र थे, आपके साथ बैरक नंबर 3 में घूमते थे और कैसे कैसे मैं उनको धमकाया। तो इसके बारे में सर अगर आप साझा करना चाहें तो। मतलब बैरक नंबर 3 में नहीं थे। क्या है कि जो तिहाड़ है, तिहाड़ जो है वो 8 जेलों का एक कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम तिहाड़ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके अंदर 8 अलग अलग जेलें हैं, 1 2 3 4 है ना, सभी सेंट्रल जेल हैं। तो इनमें से ही शायद, मुझे ध्यान नहीं है, बट शायद 4 नंबर जेल में वो थे, है ना, उसके हाई रिस्क वार्ड में। तो ये वार्ड तो जो है हर जेल में अलग अलग होते हैं ना, तो हर जेल में एक हाई सिक्योरिटी वार्ड भी है। तो वहाँ पर वो थे, अच्छे भले व्यक्ति हैं। तो सर यूट्यूब पे काफी फेमस है आजकल। हाँ देखो, हम तो कहते हैं कि हमारा जो भाई हैं वो बहुत तरक्की करें। और लेकिन क्या है कि देखो, हर जेल में क्या है कि हर आदमी का अलग अलग तरीका है टाइम पास करने का। तो कोई व्यक्ति वहाँ से गैंग ऑपरेट करेगा, कोई व्यक्ति जो है बुक्स पढ़ेगा, अखबार पढ़ेगा, कुछ मान लीजिए कुछ खेल कूद में अपना समय व्यतीत करेगा, कुछ आदमी आपस में गप्पे मार के पास करेंगे टाइम। और फिर गप्पे मारने का भी अलग अलग जो है वो उसका सर्कल है। एक आदमी को जो है क्राइम की बात करनी है, एक आदमी को टेररिज्म की बात करनी है ना। तो अब मैं तो देखो जेल में, क्योंकि मुझे तो आगे या पीछे कोई क्राइम वाला व्यक्ति में था नहीं, तो मैं ना, मेरे को ज़्यादा कोई क्राइम की बात सुनने में मज़ा आता था, तब भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता, ना हम उस मेंटालिटी के पर्सन हैं। तो लेकिन टाइम तो हमें भी पास करना है, तो मैं क्या है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो कि अपना खूब बढ़ा चढ़ा के बात पेश करता हो, खूब मतलब एंटरटेन करना है। देखो क्या है, लक्की बिस्ट जो आप बता रहे हैं वो आज क्यों फेमस है, कि वो एक अच्छे एंटरटेनर हैं, उनकी नेचर में है ना। भाई मैं अपनी बात को यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने, हर व्यक्ति अलग अलग बात रख रहा है, जिसके जो यूट्यूब पे जिसके बातों को लोग सुनना चाह रहे हैं, इट मीन्स वो अच्छा एंटरटेनर है। अपनी बात को चाहे वो बढ़ा चढ़ा के ही कोई व्यक्ति बता रहा हो, बट लोग एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि लोग जो ये पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के दर्शक हैं और अलग अलग तरीके के जो है वो चैनल हैं। कोई बताएगा, डॉक्टर का बताएगा भाई तेरी किडनी ख़राब है तो कैसे ठीक होएगी। तो अब क्या है, वो भी एक अच्छे जो है वक्ता हैं, तो वो तब भी अच्छे वक्ता थे, तो लोग तब भी उनकी बात को सुनना में मज़ा, एंटरटेन करते थे। तो हमें तो ऐसा चाहिए ना, आज भी हमें ऐसा चाहिए, तब भी हमें चाहिए था। तो हम भी एंटरटेन के लिए मान लीजिए ऐसे भाई को चुनेंगे जो कि बस उसकी बात को सुनने में मज़ा आए। अब क्या है कि देखो, मैं तो लक्की भाई की बात को सुनता हूँ, तब भी सुनते थे, तो मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जितनी वो बात बताते हैं कि भाई वो जो है मतलब एजेंसी के लिए उन्होंने इतने हेडशूट किए हैं। मुझे आश्चर्य ये है कि एक व्यक्ति जो कि उस बात पे आप विश्वास करते हैं? नहीं, मैं तो देखो क्या है, मुझ पर मेरे विश्वास करने या ना करने से नहीं होता, लेकिन एक दो बातें जो बड़ी प्रैक्टिकल हैं, वो क्या बातें हैं कि देखो, जो भी आदमी देश के लिए इतने मिशन पर काम करता है, तो भले ही एजेंसी सार्वजनिक रूप से तो नहीं आपको रिवार्ड करेगी, लेकिन इंटरनल तो रिवार्ड करेगी। और मैंने तो उनका एक पॉडकास्ट, बल्कि हर पॉडकास्ट में जो भी मैंने अगर कोई देखा है, तो उसमें हमेशा उन्होंने कहा कि भाई उनको तो पुलिस ने गलत फंसा दिया, क्योंकि वो जेल में थे किसी के मर्डर केस में, तो उन डबल मर्डर में थे शायद, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनको गलत फंसा दिया। तो आप बताइए कि इससे हमारे देश की छवि जो है कितनी जो है गिर गई है, कि एक इतना बड़ा देश के लिए कर्मवीर योद्धा, उसको हमारे देश की पुलिस जो है झूठे केस में फंसा रही है।
तो इससे दो ही आउटपुट निकलते हैं कि क्योंकि क्या है कि जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया होगा तो नेचुरल बात है, जब पूछताछ हुई होगी तो पुलिस ने पूछा होगा भाई क्या काम करते हो, तो जब सामने वाले ने अपना काम भी बताया होगा, है ना, कि भाई मैं ये काम करता हूँ, तो क्या हुआ होगा, जो पुलिस के ऑफिसर होंगे उन्होंने उनकी बात को सही है कि गलत है, जो उनसे जो सीनियर ऑफिसर होंगे जिनके अंडर में वो काम कर रहे होंगे तो उनसे बात भी की होगी, एजेंसी के उस ऑफिसर से जिनके अंडर में वो काम करते होंगे, तो उस ऑफिसर ने दो में से एक बात बोली होगी। अगर वो उनके काम के बंदे थे या उन्होंने उनके लिए कोई काम किए थे तो वो बोलते कि नहीं भाई इसने बहुत काम किए हैं और यार छोड़ दो। जब वो दूसरों को छुड़ा सकते हैं तो एजेंसी के अपने एजेंट को नहीं छुड़ाएगी, और वो भी इतना इम्पॉर्टेंट, उनकी बात जो है जो वो बताते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट एजेंट को क्या जेल में भेज देगी। और अगर या तो ऑफिसर ये कहता भाई छोड़ दो, तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि भाई एजेंसी की बात को जो है डिक्लाइन कर दें, और या फिर उसने कहा होगा भाई ये बंदा किसी काम का नहीं है यार भेजो अंदर, है ना। तो अब जब जेल चले गए हैं, इतने साल जेल में रहे, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि एजेंसी ने उनको ड्रॉप क्यों कर दिया हो गया। अपने नाम कहते कहते बहुत कुछ करेंगे सर। नहीं, मैंने बात की है प्रैक्टिकली जो कि असलियत में हुआ होगा। भाई यही तो हुआ होगा। किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर भारतीय पुलिस पकड़ेगी तो सबसे पहले पूछेगी भाई तू काम क्या करता है, और जिस दिन ये जिसके लिए तेरे को अरेस्ट किया है उस दिन तू कहाँ था, तो वो बताएगा जी उस दिन तो मैं वहाँ था और काम मैं ये करता हूँ। तो वो क्या बताएगा, वो उन्होंने क्या बताया होगा, जी मैं एनएसजी कमांडो हूँ, फ़ोटो भी दिखाई होगी, उन्होंने कहा होगा ठीक है। फिर उन्होंने बताया होगा कि वो तो बताते हैं ना एक आईपीएस ऑफिसर ने, तो आईपीएस ऑफिसर ने ये भी पता करा होगा भाई तुमने क्या क्या काम करा, क्योंकि रॉ के अंदर भी जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वही तो सर्वे सर्वा हैं। तो उन्होंने अपने सीनियर से बात भी करी होगी, भाई ये आदमी बता रहा है कि भाई इन्होंने देश के लिए ये किया है और ऐसी ऐसी बात है। तो अगर कोई वाकई में ही इतना सब किया है, तो अगर आपने सच में आपसे कोई गलती से कोई यहाँ पे क्राइम भी हो गया, तो मुझे लगता है कि एजेंसी अपने उस बंदे को बचा लेगी, क्योंकि वो तो देश का एसेट है ना। तो एसेट को ऐसे थोड़ी ना बर्बाद होने देती है एजेंसी, भाई उससे आगे भी तो काम कराने हैं। तो मतलब क्या है कि उनकी बातें थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल लगती हैं, लेकिन हाँ अगर एंटरटेन करना है तो अपना सुनो, तो मज़ा तो आ ही रहा है तो सुनते रहो, क्या दिक्कत है। एक पॉइंट में जानना चाहता हूँ, धमकाया किसने? नहीं देखो, हाँ मैं देखो क्या है कि मैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति का मैं नाम यहाँ पर लेना ठीक नहीं समझता। इसलिए नहीं ठीक समझता क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी जेल में है, वो व्यक्ति बहुत ही हार्ड क्रिमिनल है ना, मतलब डॉन समझो आप। तो क्या है कि उससे बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, है ना। तो वो अलग मतलब क्राइम की कंट्रोवर्सी शुरू होती है, तो मैं उन कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ना नहीं चाहता। और मैं दूसरी बात ये भी बताता हूँ आपको कि मैंने ये नहीं कहा था कि भाई लक्की बिष्ट जो है वो जेल में रोते थे या फिर रोने लगे। मैंने ये कहा था कि उनके आँख से आंसू आ गए, और आंसू जो है वो जेल में किसी के भी आ सकते हैं, और ख़ासकर उस बंदे के तो ज़रूर आएंगे जिसके अंदर ये फीलिंग है कि भाई तू बहादुर आदमी है। क्यों आएंगे भाई? आप मान लीजिए ये समझते हैं, मान लीजिए लक्की बिष्ट ये समझते हैं अपने मन में कि भाई मैं इसको चाहूँ तो 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। 3 सेकंड ज़्यादा जो हाँ वो तो दो सेकंड ही बताते हैं, 3 सेकंड। लेकिन ख़त्म कर नहीं सकते ना जेल में। अगर आपने जेल में किसी को ख़त्म कर दिया तो लॉ तो अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा ना। मान लीजिए आप जेल में हैं, आपको किसी ने धक्का दे दिया, अब आप उसका अगर मर्डर कर देंगे तो क्या होगा? रोज़ आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान मुझे आज ही छुड़ा दे जेल से, तो आपको 10 साल जेल में और रहना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब क्या कहेंगे, यार ये बंदा तो बताओ जेल में जाके भी नहीं सुधर रहा, तो इसको तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो आपको पता है कि मैं ये जो है मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इसको हर तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ, बट आप मजबूर हो। तो ये जो मजबूरी है ये गुस्से के रूप में आपके आंसू बन के ही तो निकलेगी ना। क्या करोगे आप? आपकी बेइज्जती कर दी किसी ने, आपको किसी ने धक्का दे दिया, कोई उल्टी सीधी बात बोल दी,
तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? या तो आप प्योर क्रिमिनल हो तो फिर आप लड़ झगड़ दोगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, आप उसका सर फोड़ोगे, वो आपका सर फोड़ेगा। उसने तो देखो ये कितनी पुरानी बात है जिसके लिए मैं बता रहा हूँ, वो बंदा आज भी जेल में है, वो तो नहीं डरेगा किसी से, उसको तो मालूम है तू तो छूटना ही नहीं है जेल से। लेकिन जिसके मन में ये आशा है कि छूटना है तो वो तो नहीं उससे मतलब इन्वॉल्व होगा उसके साथ। भाई जिसको छूटना है वो थोड़ी ना उनके साथ इन्वॉल्व होगा। अब उसको तो पता है उसी दिन से, ये बात मान लो आज से 15 साल पुरानी है, उससे 15 साल पहले से वो जेल में था, उसको 25-30 साल तो हो गए होंगे जेल में, और 20 साल नहीं छूटेगा वो, तो उसका क्या बिगड़ रहा है? सर अभी हम आएंगे इसके प्लान पर। सर आपके तिहाड़ से कैसे मतलब आपने प्लान किया पूरा, एक और डिटेल में आप बता सकते हैं तो? देखो जब एक मन बन गया मेरा कि भाई मुझे जो है तिहाड़ से निकलना है और अफ़गानिस्तान जाना है, तो देखो उसके लिए मैंने कई प्लानिंग्स बनाई। अच्छा, कई थी? हाँ, कई प्लानिंग्स बनाई। सोच आपके अंदर आई कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बारे में मेरा भाव है कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, तो एक भाव आता है मन में। तो वो भाव आया कैसे? कुछ तो होंगे आपके दिमाग में, कुछ थॉट, कुछ विचार। हाँ, कैसे? देखो क्या है कि बाय नेचर है ना, इन बिल्ट होता है ना कुछ, तो इन बिल्ट जो है वो ईश्वर की ऐसी कृपा है मुझ पर कि मैं थोड़ा सा देश के लिए भावनात्मक व्यक्ति हूँ, है ना। देश से प्यार करता हूँ, अपने देश के लोगों से, अपने समाज से प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे कि भाई हमारे वो महान पूर्वज हैं जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, तो ऐसे ही ना अखबार हम सब लोग एक साथ पढ़ते थे जेल में। तो अखबार एक दिन पढ़ रहे थे तो उसमें खबर आई कि भाई, पढ़ी मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनकी समाधि को जो है जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा, ऐसी डिमांड करने के लिए कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। जो आरएसएस एक हमारा सामाजिक संगठन है, वो लोग इसके लिए बाहर प्रदर्शन वगैरह उन्होंने कुछ कार्यक्रम किया था। तो जब उसकी खबर अखबार में मैंने पढ़ी तो मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी थे जेल में ही, हाई सिक्योरिटी वार्ड में। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो अब इसको सरकार लेकर आएगी, क्योंकि उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल जी की क्या है कि खुद की भी काफ़ी इच्छा थी, उन्होंने एक बार प्रयास भी किया था कि वो पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि है वो गजनी से वापस लेकर आए। और ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में भी एक बार बोली थी कि मैं जब विदेश मंत्री था तो मैं गजनी जाने का मैंने प्रयास किया और उनकी समाधि तक जाने का प्रयास किया, तो मेरे को वहाँ की गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया। तो उनकी इच्छा थी, तो मैंने ये कहा कि भाई देखो ये उनकी भी इच्छा थी और अब जो है इसको सरकार ले आएगी। तो वो जो 2 टेररिस्ट थे मेरे साथ तालिबानी, उनका नाम था गयूर खान और ताजा खान। तो वो बोले कि हंसने लगे, वो कहने लगे अरे भाई राणा जी, जब पिछले 800 साल में कोई नहीं ला पाया तो अब भी कोई कैसे ला पाएगा? सर 800 साल बहुत लंबा समय। हाँ, है ना। तो कहने लगे कि आप तो आलू खाने वाले लोग हो, तो आप लोगों के बस का ये काम नहीं है, तो हम ही हैं जो वहाँ से आके कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्या है कि मैंने मन बना के नहीं, बट मेरे जबान से निकल गया कि भाई कोई बात नहीं, मैं लेके आऊँगा, मैं जाऊँगा अगर सरकार नहीं जाएगी। हाँ, तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम यहाँ इतने सालों से पड़े हुए हैं, तो पहले आप यहीं से निकल के दिखा दो, वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा कि यहाँ से भी निकलूँगा और वहाँ भी जाऊँगा। अच्छा, अब जेल क्या है? जेल एक समझ लो कि आपस में खुराफाती वाली जगह है और एक दूसरे से लोग एंटरटेन करते हैं क्योंकि टाइम पास करना है। अब जब सुबह को उठा तो जैसे ही सुबह 7 बजे बाहर आया अपने सेल से, तो कहने लगे अरे भाई राणा जी अभी तक यहीं हो, अफ़गानिस्तान नहीं गए, तिहाड़ से नहीं निकले, है ना। तो वो लोग क्या है, मजाक के रूप में उसको, क्योंकि वो तो ऐसा ही सोचते थे और वो बात भी उनकी सोचना बिल्कुल ठीक था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति तिहाड़ से निकल जाए और फिर तिहाड़ से निकल के अफ़गानिस्तान भी चला जाए।
तो उनकी अपने रूप में सोच ठीक थी। और मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही सोचता था और वो इम्पॉसिबल ही था, लेकिन उसको पॉसिबल बनाया ईश्वर ने, है ना। ऐसा नहीं है मैं ये कहूँ कि जी मैं तो बड़ा समझदार था या मैंने बड़ी वो की, ये तो भगवान की इच्छा थी और उन्होंने एक ऐसा मेरे को रास्ता फिर दिया। मैंने कई प्रयास किए, उसमें से कई असफल हो गए और फिर ये जो इसमें सफलता मिली, तो इसमें क्या हुआ कि जो मेरी कोर्ट डेट पर मैं जाता था तो उसमें मेरे कुछ साथी जो है, जो असली पुलिस थी जो मुझे कोर्ट डेट पर लेकर जाती थी, उससे पहले कुछ समय पहले मेरे साथी वर्दी पहनकर आ गए और मुझे लेकर जो है वो चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद असली वाले आए तो उनको पता चला कि यार वो तो पहले ही चला गया। तो फिर जेल वालों में और पुलिस अथॉरिटीज़ में आपस में बहस और लड़ाई हो गई। फिर जो है, फिर जब बात ओपन हो गई तो फिर तो रेड अलर्ट कर दिया पूरे नॉर्थ इंडिया में और फिर खोजबीन शुरू हो गई मेरे लिए। उसके आगे से अफगानिस्तान कैसे पहुंचे आप? क्योंकि बहुत ज़रूरत लगती है अपने देश से अफगानिस्तान जाना, जहाँ आप जानते नहीं हो किसी को, एकदम अनजान देश में जाना, फिर वहाँ से फिर अब जो पता नहीं है कि कहाँ चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करना, फिर वहाँ से खोदना, फिर वहाँ से भारत लेके आना, ये सब बहुत सबकी चैलेंजिंग काम है। वीडियोग्राफी भी करी सर ने। देखो क्या है कि उसमें अनजाने में वो जो दोनों तालिबानी आतंकवादी थे, एक तरीके से मैंने उन्हीं की हेल्प ली। कैसे, मतलब वैसी हेल्प नहीं कि उन्होंने कोई वहाँ मेरे को कोई हेल्प प्रोवाइड कराई हो, बट जिस देश में हम गए नहीं हैं तो उस देश का क्या मतलब माहौल है, कि क्या चीज़ कहाँ पे है, तो जो भी एक मतलब शुरुआती जो जानकारी है किसी भी देश में एंटर करने के लिए, जैसे आज तो लोग गूगल सर्च करके उस देश के बारे में, शहरों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में जान लेते हैं। तो अब तब तो इतनी ना हमें नॉलेज थी ना इतने हमारे पास साधन थे, तो उन्हीं से ही उनको गूगल की तरह मैंने यूज़ किया कि भाई ठीक है तुम कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया जी हम फला प्रोविंस के हैं। तो पता चला कि भाई इतने प्रोविंस हैं, है ना, काबुल से इस दिशा में ये प्रोविंस है, उसमें ये है, वहाँ के माहौल के बारे में उनके से बात करके पता ये चला। सारी चीज़ आपने जेल में ही उनसे पता कर? हाँ, मतलब उनसे बात करके मेरे को मतलब एक शुरुआती जानकारी या एक देश के बारे में पता चल गई ऐसे ही। क्योंकि जैसे मैं बांग्लादेश गया उससे पहले, अफ़गानिस्तान जाने से पहले, तो वो भी मैंने ऐसे ही, एक बांग्लादेशी मेरे साथ था, है ना। तो अब बांग्लादेश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मैं वहाँ एंटर हुआ तो अब कहीं तो जाओगे ना आप, भाई किसी शहर में जाओगे, कहीं तो जाके पहला आप अपना ठिकाना बनाओगे। तो जैसे मेरे साथ एक बंदा था, तो मैंने उससे पूछा भाई तुम किस शहर में रहते हो बांग्लादेश में, तो उसने मुझे बताया खुलना में रहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई खुलना कितना बड़ा शहर है ना। उसने कहा कि जैसे 5-10 लाख की आबादी रहती है वहाँ पे। तो मैं समझ गया भाई बड़ा शहर है, मतलब मैं भी वहाँ पे खप सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही उसी से बात कर करके, अब उसको नहीं पता, हम तो एक सिंपल उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो इस तरह की जानकारी मेरे को वहाँ से मतलब मिल गई। हाँ, बांग्लादेश से रिलेटेड या फिर दुबई से रिलेटेड या फिर अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, तो उसका मैंने यूज़ किया। और फिर जब मैं बाहर निकल गया तो मैंने सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने एक पासपोर्ट मेरा बना संजय गुप्ता के नाम से, जिस संजय गुप्ता के पासपोर्ट से ही मैं अफ़गानिस्तान भी गया, बट उससे पहले मैं बांग्लादेश में गया, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपना को छुपाना था। और फिर छुपते छुपाते ही मेरे को अफ़गानिस्तान जाने के लिए जो है तैयारियां करनी थी। तो फिर मैं बांग्लादेश जाके फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, एक नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी थी इंग्लिश ऑनर्स में, वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। तो फिर एडमिशन लेने के बाद मैं प्रयास शुरू किया। तो मैं अफ़गानिस्तान एम्बेसी में गया ढाका में, तो उन्होंने इतने पेपर वर्क बता दिया कि संभव नहीं था कि मैं जो हूँ उतने पेपर वहाँ पे बंदोबस्त कर पाता। तो क्योंकि जैसे 5 साल की ITR मांग ली उन्होंने, अब 5 साल की ITR कैसे लाऊंगा पीछे की। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया, मैंने कहा इंडियन पासपोर्ट से ही चला जाता हूँ। तो फिर मुझे तब ये पता चला कि भाई आप सिर्फ जो है दिल्ली, इस्लामाबाद और दुबई से ही अफ़गानिस्तान काबुल जा सकते हो बाय एयर।
विश्व में सिर्फ ये 3 देशों से ही फ़्लाइट थी उस समय ना। अब मैंने कहा यार दिल्ली से जा नहीं सकते, दुबई का बंदोबस्त नहीं है कोई, तो फिर मैंने सोचा पाकिस्तान के रास्ते से जाता हूँ। तो फिर मैं पाकिस्तान एम्बेसी में भी गया। अब उन्होंने जो है मेरे को प्रलोभन देने शुरू कर दिए जब उनको पता चल गया कि भाई ये तो एक्चुअल में संजय गुप्ता नहीं है, शेर सिंह है और तिहाड़ से एस्केपी है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आप तो जो है वहाँ जाके रहो हमेशा के लिए, कई लोग रहते हैं। तो मैंने उनको टेलीफोनिक जब हमारी बात हुई, पहले तो मैं फ़ेस टू फेस मिला, फिर टेलीफोनिक मैंने कहा यार आप तो जो है बम फुड़वाते हो, है ना। तो कह रहे कि नहीं सबसे नहीं फुड़वाते तो मतलब वो मेरे को लालच देने लगे अलग प्रकार से कि भाई वहीं पे रहना, वहीं बिजनेस करना। तो उनसे छुटकारा पाया, है ना। उनसे छुटकारा लेके फिर मतलब दूसरे रास्ते से शुरुआत की कि भाई इस रास्ते से जाएं। तो फिर मुंबई में काउंसुलेट है अफ़गानिस्तान का, तो वहाँ से मैंने अपने संजय गुप्ता नाम का जो पासपोर्ट था, वहाँ से मुझे वीज़ा जो है मिला पहले 14 दिन का। फिर उस वीज़ा को लेकर मैं बांग्लादेश वापस गया और फिर मैंने ढाका से फ़्लाइट ली दुबई के लिए, और दुबई से जो है काम एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती थी काबुल, वीकली 2 फ़्लाइट्स थी उसकी। तो फिर काम एयरलाइंस से मैं जो हूँ दुबई से काबुल पहुँचा हूँ। तो ये रूट थी मेरी। जी सर, वहाँ पहुँचने के बाद फिर मतलब कैसी चीज़ें हुई? काबुल पहुँचने के बाद आपने वीडियोग्राफी भी कराई पूरी, हाँ, तो कैसे अरेंज काबुल किया था? जब मैं काबुल पहुँचा तो फर्स्ट डे जब जिस समय मतलब वहाँ पे लैंड किया, तो मैंने सोचा भाई जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स होते हैं तो वैसे ही होगा ये। तो क्या हुआ कि वो तो वहाँ पे तो वीकली 2 फ़्लाइट्स या पूरे दिन में मान लो 1 फ़्लाइट आती थी। तो अब जितने बंदे हैं वो तो उतर के अपना सब चले गए। तो मैं थोड़ा सा जैसे लेट आया क्योंकि मुझे कुछ जानकारियाँ लेनी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कंधार के लिए भी शायद यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट जाती होगी। तो उसके लिए मैं अंदर ही जो कुछ ऑफिसेस बने हुए थे वहाँ पे बातचीत करने लगा। तो मुझे वहाँ से पता चला कि कोई भी फ़्लाइट जो है पूरे अफ़गानिस्तान में वो पब्लिक के लिए नहीं है, डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और जो कंधार एयरपोर्ट है उस पर सिर्फ जो है या तो आर्मी के ही एरोप्लेन जाते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा मतलब नाटो फोर्सेस का कोई ऑफिसर हो तो उसकी फ़्लाइट जाती हैं। तो उस जगह को कैसे? हाँ वही तो मुझे तो ये मतलब जो शुरुआती जानकारी थी ये थी कि भाई कंधार में है वो। और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को ऐसे थी कि जब हमारा एक प्लेन हाईजैक हुआ था कंधार जिसको ले गए थे, तो जो हमारे तब के विदेश मंत्री थे तो उनका मैंने न्यूज़ में देखा था कि भाई वो उन्हें बताया कि भाई हमारे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी समाधि पे यहाँ पे जूते चप्पल मारते हैं, ये बड़ा अपमान है हमारे देश का। तो ये बात उन्होंने डिस्क्लोज़ की थी। तो क्योंकि वो कंधार से उस हाईजैक हुए प्लेन को वापस लेकर आए थे तो मैंने सोचा कि भाई कंधार में ही होगा फिर, और एयरपोर्ट के आसपास ही होगा, तभी ऐसी ये बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो फर्स्ट मतलब टारगेट था वो ये था कि भाई मैं सबसे पहले कंधार जाऊं और एयरपोर्ट के आसपास शायद वो मुझे मिल जाएगा। तो अब कंधार के लिए तो कोई फ़्लाइट थी नहीं, ना तो किसी दूसरे देश से थी, ना तो वहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो अब जब मैं काबुल एयरपोर्ट पर उतर गया तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि मैं सबसे पहले कंधार जाऊं। तो मैंने वहाँ पे जब छानबीन करी तो पता चला कि भाई फ़्लाइट से तो आप नहीं जा सकते, बाय रोड जाएंगे आप। और करीब जो है गजनी से जो कंधार की दूरी है वो करीब जो है 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर बाय रोड। तो जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वहाँ तो टैक्सी वैक्सी तो कोई है नहीं, ना पब्लिक दिख रही, वहाँ तो टैंक ही टैंक खड़े हुए। अब ऐसा माहौल तो हमने कभी देखा नहीं था कि भाई पब्लिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 4-5 जो है वहाँ पे टैंक खड़े हुए थे एयरपोर्ट के जो बाहर का जो कंपाउंड का जो एरिया था। अब तो मैंने टैंक देखे, मैंने कहा यार कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है कहीं बाहर निकलने का, एग्ज़िट होने का। तो मैं वापस अंदर गया। जब वापस अंदर गया तो सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे क्योंकि कोई फ़्लाइट आती ही नहीं थी। तो एक ऑफिस जो है खुला हुआ था, 2 ऑफिस खुले हुए थे। एक में जो वो एयरप्लेन था उसकी 2-3 एयर होस्टेसेस बैठी हुई थी, तो सबसे पहले मैं उनके पास गया।
तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा उनको हिंदी वगैरह आती नहीं थी ठीक से, मतलब बातचीत करने में अनकंफर्टेबल थी, बाकी थोड़ी बहुत ही बात को समझती थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई जाना है वहाँ पे, तो वो कहने लगी कि मैंने कहा होटल वगैरह की भी ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि इधर जो है एक टूर एंड ट्रेवल्स का वो है ऑफिस, उसी अंदर ही, तो आप उनसे पता करो। तो मैं उधर गया तो उसका भी ऑफिस में वो एक बंदा बैठा था, तो उससे मैंने बात करी, तो उसने मुझे सब बताया कि भाई कंधार के लिए कोई जहाज़ नहीं मिलेगा, और उसने भी मतलब वही बात बताई, और उसने मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा दी, और उसने कहा मैं बंदोबस्त कर दूंगा आपके लिए टैक्सी का कंधार जाने के लिए भी, और आपके जो है करीब 25,000 अफ़गानी लगेंगे। अफ़गानी जो है वहाँ की करेंसी का नाम है, जैसे यहाँ पे रुपया है, हाँ, तो उसने कहा 25,000 अफ़गानी लगेंगे, और अफ़गानी इज़ इक्वलेंट टू उस टाइम रुपीज़, मतलब 25,000 रुपये लगेंगे, ये आप मान लो। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने कहा भाई ठीक है, कुछ पता भी नहीं था। तो क्या हुआ कि वो मेरे साथ चला कि चलो आपको रात के लिए कहीं रुकवा देते हैं, एक दिन आप यहीं रुको, तो मैं 1-2 दिन में बंदोबस्त कर दूंगा टैक्सी वगैरह का। तो वहाँ पे मतलब 3-4 रेस्ट हाउस में वो मुझे ले गया। तो उनमें से एक रेस्ट हाउस ऐसा था जिसमें जो किचन थी, मतलब रेस्टोरेंट था उसके अंदर। तो वो जो रेस्टोरेंट था ना, उसमें इंडियन लोग उसको संचालित करते थे। तो मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि मेरा था कि भाई इंडियन खाना मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वहाँ पे रुका, तो वो मुझे छोड़ के ड्रॉप करके वहाँ से चला गया, कहा कि भाई मैं कल आऊँगा। तो जब मैंने उनसे बात करी, तो उनमें से एक बंदे ने मुझे बताया कि भाई कंधार तो आप बाय बस जा सकते हो, और उन्हीं का ही एक दोस्त था, तो अमानुल्लाह उसका नाम था। तो वो इत्तेफाक से उस समय कंधार में गया हुआ था, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता था, अमेरिकन कंपनी के लिए। तो वो उस कंपनी के काम से कंधार गया था, उसने कॉल किया उसको, तो उसने बताया कि भाई मैं कंधार में ही हूँ, और इसको जो है मेरे पास ही भेज देना। तो उसने बताया कि भाई टैक्सी की ज़रूरत नहीं है, आप बाय बस आ सकते हो। तो शायद उस समय 200 रुपये लगते थे या 400 रुपये। तो जो काम वो 25,000 में बता रहा था, वही काम फिर 200 रुपये में हो गया, है ना। तो मैं अगले दिन जो है सुबह ही, अच्छा रात को ही मैंने कहा भाई टिकट लेने चलते हैं, एक बार देख भी लेते हैं, क्योंकि वो उसने कहा कि सुबह 6 बजे बस सर्विस है। तो मैं जब रात को देखने गया, तो वो जो बस वाला है उसने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, भाई ये आएगा सुबह। अब क्या हुआ कि जब मैं मॉर्निंग में गया, तो एक तो मेरे को नंबर की पहचान नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी भाषा में लिखे थे, फ़ारसी में या पश्तो में, पता नहीं कौन सी भाषा थी। तो अब मेरे को ना तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सी बस में बैठूं, सारी बसें भी एक जैसी। और वो बंदा जो कल मतलब मेरे को जिससे परिचय हुआ था, जिसने कहा था कि मैं रहूँगा यहाँ पे, और वो बंदा भी मेरे पहचान में ना आए। अब क्या हुआ कि उसका बाहर जो एग्ज़िट गेट था बस स्टैंड का, वो एक ही था। तो अब मैंने सोचा यार, जब जैसे थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो मैंने सोचा कि अब मतलब कैसे बस को ढूंढूं। तो मैं क्या जानबूझ के हर बस में चढ़ने लगा। मैंने सोचा मैं तो नहीं पहचानता उसको, लेकिन वो मुझे पहचान लेगा, है ना। तो ऐसे ही मैं 8-10 बसों में जो भी उधर से जा रही थी ना, जैसे मान लीजिए लाइन से एक एक बस बाहर निकल रही थी, तो मैं फटाफट उस लाइन में एक एक बस में चढ़ने लगा। तो ऐसे अपनी जानबूझ के अपना चेहरा दिखाऊं, जिससे कि कोई देख ले, कहे कि हाँ भाई आजा। तो ऐसे ही हुआ बिल्कुल सेम। तो मैं जैसे ही एक बस में चढ़ा, तो वो एकदम से आया, तो वो अपनी भाषा में बोला, अरे भाई इतना देर मतलब कहाँ थे, है ना, तुम्हारी वजह से जो है लेट हो गया बस जो है। तो फिर मैं समझ गया यही है। तो उसने मेरे को मेरी सीट पे बैठा दिया। तो फिर उससे मैं चला गया। फिर वहाँ पे वही मुझे अमानुल्लाह मिल गया। फिर उसने मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी। उसने सोचा यार, मतलब रात उस समय तो वो मुझे मिला नहीं। जब मैं 2 बजे के करीब पहुँच गया, जैसे 6 बजे चलती थी कंधार से बस, और वो 2 बजे पहुँचा देती थी कंधार, काबुल से चलती थी सुबह 6 बजे, और 2 बजे दिन में पहुँच जाती, 2-2:30 बजे। उसका एक स्टॉपेज गजनी के आसपास होता था, लंच वगैरह कराते थे। तो मैं वहाँ पहुँच गया,
तो उस समय मिला नहीं। उसने कहा कि आप इस जगह रुक जाओ, शाम को मैं 5 बजे आता हूँ। तो वो आया, तो एक ही रूम में हम लोग रुक गए। तो वो रात को उसने मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी। वो कहने लगा कि भाई किस देश के लिए जासूसी करते हो? मैंने कहा भाई मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। कहने लगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, किसी भी भारतीय आम व्यक्ति में इतना दम नहीं है कि वो जो है पहली बार अफ़गानिस्तान आए और उसके अगले दिन ही जो है कंधार आ जाए। कह रहा मैं तो अफ़गानी हूँ, मैं जब काबुल से कंधार आता हूँ तो मेरी अम्मी जो है मुझे 10 बार गले लगाती है कि भाई पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि कब बम फट जाए, कब ब्लास्ट हो जाए या कब गोलीबारी हो जाए, कुछ पता नहीं था। ऐसा माहौल था उस समय वहाँ पे, और हमेशा वैसा ही माहौल था कंधार का। कंधार में एक भी घर ऐसा नहीं था तब जिसके घर के ऊपर कम से कम 50 गोलियों के निशान ना हो, या फिर रॉकेट लॉन्चर से जो है कहीं छेद ना हो रखा हो या टूट फूट ना हो रखी हो। कोई ऐसा घर नहीं था पूरे शहर के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला बंदा हूँ, तो मैं ये जो एक गौरी डायनेस्टी है उस पर एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा यार अगर मैं मतलब जासूस होता, उसने कहा CIA के लिए करते हो या फिर जो है रॉ के लिए करते हो? मैंने कहा भाई अगर मैं किसी के लिए काम करता तो क्या वो मुझे संजय गुप्ता के नाम से भेजते? भाई वो मेरे को भेजते फिर कोई खान साहब बना के, जिससे कि मैं जो हूँ जल्दी निगाह में ना आऊँ। तो खैर मैंने उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया अपनी बातों से, और फिर उसने कहा कि चलो 2-3 दिन का मेरा काम है, मैं उसको ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर जो आप बता रहे हो। तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे उनकी कब्र है गौरी की, और हम उसको शूट करना चाहता हूँ मैं। तो उसने कहा ठीक है। तो अब उसने मेरे को 3 दिन का 4 दिन का कहा कि भाई मैं 3-4 दिन बाद फ्री होऊंगा। अब मेरे अंदर तो बड़ी वो थी, आपको तो बस यही लग रहा हो मन में कि बस हाँ कि मेरा अब काम। अगले दिन से काम शुरू करूँ मैं अपना। तो जब वो अपने ऑफिस चला गया तो जो उस होटल में एक रेस्टोरेंट भी था, तो उसका जो मैनेजर था उससे मैंने बात करी। तो मैंने कहा यार आप मुझे कोई टैक्सी का बंदोबस्त करवा दो और मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ कंधार और उसके आसपास के जगह पे। तो उसने एक टैक्सी वाले को बुला दिया, उसने कहा भाई इनको घुमा दो। तो पहले तो मैंने उसकी इच्छा से 1-2 जगह चला गया। फिर मैंने कहा कि भाई मैंने सुना कि भाई एयरपोर्ट है यहाँ पे, और एयरपोर्ट के आसपास जो है ऐसे ऐसे कोई कब्र है। तो उसने कहा कि देखो मैं तो एयरपोर्ट के पास ही मेरा गांव है और मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो है जो मेरा बड़ा भाई है, मैं आज जाके उससे इस बारे में पूछूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, और कल मैं आपको वहाँ ले जा लूँगा अगर ऐसी कोई जगह हुई। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वापस आ गया। अब वो अगले दिन फिर आ गया, जो मैंने उसको टाइम बताया था 10 बजे के आसपास आ गया वो। तो वो मुझे पहले अपने गांव ले गया ये कह के कि भाई जो मेरा बड़ा भाई है वो भी चलेगा, उसने एक जगह ऐसी बताई है। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब हम गांव पहुँचे, ये मेरा तीसरा दिन था वहाँ पे अफ़गानिस्तान की धरती पे। तो चौथा दिन था भाई, एक दिन काबुल हो गया, अगले दिन मैं पूरे दिन ट्रैवलिंग करी कंधार के लिए, और तीसरे दिन उसने मेरे को अपनी इच्छा से घुमाया, और ये चौथा दिन था। अब जब ये मैं वहाँ पे उसके गांव पहुँचा तो मैं उसके ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे बैठा था। तो उसने कहा आ जाओ घर के अंदर आ जाओ आप। तो मैंने कहा नहीं घर के अंदर नहीं, उस जगह पे चलते हैं, फटाफट आप पूछ लो अपने भाई साहब से। तो उसने कहा वो साथ में ही चलेंगे। तो उसके भाई जो है वो आए अंदर से। वो बंदा था कम से कम 6.25 फुट का, एकदम राक्षस की तरह, इतना लंबा तगड़ा। और वो आया, उसने मेरे को कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी, है ना। तो और वो पीछे वाली सीट पे आके बैठ गया। तो उसने कहा कि चलो। तो एयरपोर्ट के मतलब सामने से एक कच्ची रोड जाती थी, कंधार एयरपोर्ट के गेट के सामने से ही, गेट के थोड़ी सी आगे से ही एक रोड जाती थी
मतलब कच्ची रोड थी वो। अब वो उस कच्ची रोड पे चले। अब वो चले मतलब जैसे हम चले होंगे उस पर करीब 45 मिनट्स, है ना, पहाड़ की तरफ। तो अफ़गानिस्तान में ऐसा है कि आपकी निगाह जो है ना, जहाँ तक जाएगी ना, आपको खाली खाली दिखेगा, है ना। और जैसे एक पहाड़ दिखेगा और फिर पूरा प्लेन ही प्लेन दिखेगा। तो अब वो पहाड़ दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन क्या है कि जब आप चलोगे ना, मान लो आधा घंटे में तो आप 30 किलोमीटर चले जाओगे, तो आप मतलब भले ही आपको दिख रहा है लेकिन दिखेगा तो कुछ नहीं ना, कि भाई 30 किलोमीटर दूर क्या है या 50 किलोमीटर दूर क्या है, आंखों से तो नहीं दिखेगा। फिर थोड़ा सा वो ऐसे भी है ना, मतलब ऊपर खाबड़ भी है, जैसे है ना, टीले टाइप के भी हैं कहीं कहीं पे। तो अब क्या, वो कच्ची रोड पे ले गए मुझे। तो जब 10-15 मिनट हो गए चलते चलते, तो मतलब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, मैंने सोचा यार तूने शायद गलत स्टेप ले लिया, तुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। मैंने सोचा अगर इस बंदे ने पीछे से तेरी गर्दन पकड़ ली, एक तो तू इससे आधा है तू कर क्या लेगा ये तेरे को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। और तेरे को, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पे फॉरेनर्स का किडनैप कर लेते हैं और फिर उनके देश से जो है, जिस देश का नागरिक होता है, फिर वहाँ से जो है रैंसम मांगते हैं या डिमांड्स करते हैं। तो अब खैर, अब चलते रहे। तो मैं उससे 2-3 बार पूछा भाई कितनी दूर है। तो मैंने अपने चेहरे पे कोई भाव तो नहीं आने दिया, क्योंकि भाव आने से नुकसान और ज़्यादा था। तो खैर चलते रहे, एक खुली जगह पर ले जाके उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। तो वहाँ पे गाड़ी को रोका तो उन्होंने कहा ये जगह है वो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जूते चप्पल, उसने कहा यहाँ पे मारे जाते हैं। तो मैंने कहा किस लिए मारते हैं? तो उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर जो है जूते चप्पल इसलिए मारते हैं कि कुछ उससे जो है मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। मतलब वो गुड वे में था। हाँ, तो मैंने कहा यार गुड वे में तो नहीं, हमारे पूर्वज को ये जूते मारेंगे या रखेंगे, वो तो बैड वे में है। तो नहीं, मैंने अपने दिमाग से सोचा ना कि भाई मुझे ये जगह नहीं लग रही है ना। तो वो, लेकिन फिर भी मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली कि इसकी फर्दर और मतलब इसकी इंक्वायरी करूँगा। फिर वहाँ पे कोई इस तरह का कुछ लिखा हुआ भी नहीं था कि भाई ये क्या है ना, कि वो है बस एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था, है ना। और उस पर जो है लोग उस चबूतरे से पे जो है जूते चप्पल से मारते थे और जो भी उनकी मान्यता थी। तो मुझे लगा कि भाई ये जगह नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वापस चलते हैं। तो अब जब वापस चलने लगे तो मैं अपने मन में जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यार ये जल्दी से पीछे बैठा पहलवान उतरे तो तेरे को छुटकारा मिले, शांति मिले, है ना। तो फिर वो फिर से वापस आने में भी वही मतलब घंटा भर के आसपास लगा। तो वापस आए, उसके घर गए, है ना। तो जब घर गए और वो जब गाड़ी से बाहर निकला, तब मेरे जो है थोड़ा सा मतलब मन में जो है थोड़ी सी वो आई। वरना मैं उस 2 घंटे 3 घंटे में यही सोचता रहा कि आज तेरा कल्याण हो गया तो फिर जो है वापस वो ड्राइवर जो है मुझे वापस लेकर आया। तो जब हाईवे पे चढ़े ना, एयरपोर्ट के सामने से, उसका गांव एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक था, हाँ बैक साइड में था उसका। तो फिर वापस जब होटल पे आया, फिर मैं उतर गया। तो उसने मुझसे कहा कि मैं और खोजबीन करूँगा, ये जगह नहीं है अगर आपकी निगाह में, तो मैं और ढूंढता हूँ और पता करूँगा लोकल लोगों से और लोगों से। तो फिर उसके बाद तो खैर मैं अकेला नहीं गया। और क्या हुआ कि जब वो शाम को आया तो मैंने उसको बताया कि भाई आज ऐसे ऐसे हो गया। अब तो वो मुझ पर फिर नाराज़ हुआ, कह रहा यार अजीब बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हारे को जो है मैंने मना किया था ऐसे नहीं जाना है। और जब जिसने तुम्हें मतलब जिसका नाम लेके तुम आए हो वहाँ से, वो मेरे दोस्त हैं, तो ऐसे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बड़ी दिक्कत होती है, वो है। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर एक दिन गैप करके फिर चौथे दिन मैं उसी के साथ गया। बट फिर वो जगह मुझे समझ नहीं आई।
तो उसने कहा देखो भाई मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, मेरा काम तो निपट गया है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, वापस जाना है कि यहीं रहना है। तो अब मैंने शुरुआती एक खोजबीन वहाँ पे कर ली थी, छोटा सा शहर था वो। तो अब मैंने सोचा यार यहाँ रह के तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि भाई यहाँ पे है, तो और फिर वो अनसेफ भी था वहाँ पे रहना। तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ वापस काबुल ही चलता हूँ। तो फिर मैं वापस काबुल आ गया। मैंने कहा वहाँ से नए सिरे से फिर और करेंगे, क्योंकि काबुल बड़ा शहर है, वहाँ पे रहने के साधन और दूसरी चीज़ें थोड़ी आसान थी। तो काबुल पहुँच गया तो वो तो अलग हो गया। फिर मैंने नया ठिकाना ढूंढा, क्योंकि मैं पुराने वाले बंदों के पास जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फिर वो मेरे से ज़्यादा इंक्वायरी करते, भाई कौन हो, कहाँ से आए, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने फिर नई जगह को चुना रुकने के लिए अपने। फिर क्या हुआ, जैसे 2 दिन 3 दिन मैं काबुल को ही ढूंढने लगा, है ना। कई जो वहाँ ऐतिहासिक जगह थी वहाँ पे गया, जैसे बाबर की कब्र पे गया, है ना। कब्रों पे मतलब ढूंढ सी करी, कुछ भाई कुछ वहाँ पे जो लोग हैं उनसे कुछ पता चल जाए। इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो काबुल में एक मार्केट थी जहाँ पे जो है एंटीक सामान मिलता था, तो वो एक लेन थी, उस पर कुछ दुकानें थी। तो मैं जैसे टाइम पास करता था तो एक एंटीक शॉप में गया। तो अब जैसे कुछ चीज़ें थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास बड़े पुराने पुराने सामान हैं। उसने बताया ये उस समय का है, ये उस समय का है। तो उनको क्या है, नॉलेज होती है इतिहास की। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को जो है गौरी डायनेस्टी का कोई सामान दिखाओ। तो उसने कहा कि भाई इतना पुरानी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ तो 100 200 300 साल के रिलेटेड चीज़ मिल सकती है, और अगर इतना पुराना सामान लेना है तो आपको जो है गजनी जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई वहाँ तो मैं जानता नहीं हूँ किसी को, कैसे जाऊँ। तो उसने मेरी अपने एक कज़न भाई से बात कराई, उसकी वहाँ पे शॉप थी। तो ये वाला चैनल मैंने पकड़ा, तो उसी से मैंने पूछा भाई कैसे जाया जाता है। तो फिर मैं गजनी गया, फिर मैंने उससे पूछताछ करी। वो मेरे को जो महमूद गजनवी है उसकी कब्र पे लेके गया। तो वहाँ मैंने जानकारी हासिल करी, तो मैं समझ गया कि भाई ये तो महमूद गजनवी है। महमूद गजनवी में और मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी में करीब 100-150 साल का डिफरेंस है, 101 साल का। तो मैंने कहा भाई मैं तो महमूद गजनवी वो है जो कि सोमनाथ टेम्पल जिसने लूटा था, हाँ। तो उसकी कब्र पे गया, तो और भी जगह पर गया गजनी शहर के अंदर। तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसने मुझे कहा कि भाई मेरे जो एक अंकल हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी हो सकती है। मैंने कहा ठीक है। वापस काबुल चला गया। तो अब मैंने कहा यार अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा चलो एक बार जो है कंधार में दोबारा जाके खोजबीन करता हूं। फिर मैं दोबारा कंधार गया। तो अब मुझे तो रास्ता भी पता चल गया था, रुकने का स्थान भी पता चल गया था। तो जब मैं कंधार पहुंचा तो फिर जब मैंने दोबारा से खोजबीन करी तो वहाँ पे जो है पूरे कंधार के अंदर, मतलब मुझे ये पता चला कि पहले कंधार में कई टेम्पल्स थे, कई मंदिर थे, और अभी उन मंदिरों पे ताला लगा हुआ है। और पूरे कंधार में पहले कई हिंदू फैमिलीज थी, बट अभी जो है सिर्फ पूरे कंधार में एक ही हिंदू व्यक्ति है जो कि डॉक्टर हैं। तो मैं जानकारी लेके वो डॉक्टर साहब के पास गया। वो पूरे कंधार में अकेले डॉक्टर थे। तो उनको जो है, जो मुल्ला उमर थे तालिबान के हेड, तो उन्होंने ही रिक्वेस्ट पे रोक लिया था। जो डॉक्टर साहब थे पहले तो उन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया। जब मैं गया तो उनका क्लिनिक और घर एक साथ था। तो खैर फिर उन्होंने सोचा भाई कोई जासूस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना इस तरह का माहौल है तो यही सब चलता रहता है ना। एजेंसियों के लोग जो है घूमते रहते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को विश्वास में लिया, अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम शाम को आना, तब बात करेंगे। तो फिर मैं शाम को गया तो डॉक्टर साहब ने बातचीत करी मुझसे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे कई फैमिलीज़ थी
और मेरी खुद की फैमिली जो है पूरी जर्मनी चली गई है। तो मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि मैं डॉक्टर था और मेरी इच्छा थी कि भाई मैं इसी वतन में जहाँ मैं पैदा हुआ यहीं पर ही आखिरी सांस लूँ। तो और फिर जब हमने मुल्ला उमर जी से परमिशन ली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपना इलाज करो, हमें भी ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे लोगों का इलाज करे, तो आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहाँ थे तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मंदिरों के बारे में भी बताया और फिर उन्होंने मुझे एक मतलब एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा मैंने सुना है लेकिन वो कंधार में नहीं है, वो जो है गजनी के पास कोई जगह है, लेकिन मैं वहाँ खुद कभी गया नहीं हूँ। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति कंधार में पैदा हुआ है तो अपना पूरा जीवन कंधार में ही बिता दिया। जो व्यक्ति, हाँ, वहाँ पे क्या है ना, कबीला सिस्टम था। तो अब एक तरीके से मान लो कि भाई कंधार में एक कबीले का रूल है, गजनी साइड में दूसरे कबीले का रूल है। इट मीन्स वो दो अलग अलग देश हैं। आप ऐसा नहीं है कि दूसरे कबीले के एरिया में कोई चले जाओगे या अपना दखल अंदाजी करोगे। तो मैंने कहा कि जी ठीक है। तो एक थोड़ी मुझे मतलब छोटी सी जानकारी मिली। मैं फिर दोबारा गजनी गया तो गजनी में एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे जिसमें शेर सिंह राणा अफ़गानिस्तान वीडियो विद क्लियर वॉइस, हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा गजनी में मैं एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने गया तो वहाँ पर एक ही गुरुद्वारा था। तो उसमें जो है उस समय उस गुरुद्वारे के अंदर जो है उनका नाम मेरे ख्याल में कुलदीप सिंह था, तो वो उसके जो है सेवादार थे वहाँ पे, कुलदीप जी। तो उन्होंने मुझे पूरा गुरुद्वारा घुमाया, मत्था टिकवाया। और एक मंदिर था, उसमें उस मंदिर में एक ही फैमिली थी। वो जो गजनी का मंदिर था उसमें एक ही फैमिली थी, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। तो वहाँ पर भी मैंने मत्था टेका। तो वो जो मंदिर था तो वो मेरे ख्याल में गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ मंदिर था। तो उसकी जो मूर्तियाँ या जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने एक टाइम पर जो है इधर इंडिया भिजवा दी थी। और जो वो गुरुद्वारा था उसका, वो भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा था क्योंकि वहाँ पे जो है शायद गुरु नानक जी भी गए थे। तो वो भी एक ऐतिहासिक प्लेस थी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी ऐसी पवित्र स्थान पे जाने का मौका मिला, मत्था टेकने का मौका मिला। तो लेकिन उनसे मेरे को कोई जानकारी नहीं मिल पाई, उनको पता भी नहीं था, बहुत डरे हुए भी थे बेचारे, और उन्होंने कोई जानकारी मुझे दी नहीं। तो फिर उसके बाद जो है मैं वापस काबुल आ गया। पहुंचे कैसे आप वहाँ पे? फिर मैं मुझे जानकारी मिली कि ये जो डायनेस्टी है ये हेरात से ऑपरेट करती थी और ईरान बॉर्डर पे वो हेरात था। तो हेरात जो है वो काबुल से तो करीब 1200 किलोमीटर है। तो फिर मैंने 2 किश्तों में गया। पहले मैं फिर काबुल से फिर कंधार गया, कंधार जाके रुक गया एक दिन, और फिर कंधार से जो है फिर 600 किलोमीटर आगे था, फिर हेरात पहुंच गया। फिर मैंने हेरात में खोजबीन शुरू करी। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट था। एक बहुत बड़ी मस्जिद थी जो कि गौरी के फैमिली ने ही बनाई थी। तो उस मस्जिद के अंदर ही ये डिपार्टमेंट का ऑफिस था। तो इस ऑफिस से मुझे पता चला कि भाई जो इनके बड़े भाई थे ग्यासुद्दीन गौरी, उनकी कब्र तो वहाँ पर थी उसी मस्जिद के प्रेमाइसिस में, और जो शहाबुद्दीन गौरी है उनकी जो कब्र है वो जो है गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पर थी। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग करी पूरी, जो हेरात में जो ये सब थी इनकी, वो बड़े मुश्किल से करवाने दिया। बल्कि मैं वहाँ से भी एक बोर्ड ले आया था उठा के मतलब चोरी से कह लो। फिर मुझे ये भी पता चला कि भाई कंधार में जो है, कंधार से एक बड़ी इंटीरियर प्लेस थी। इनके दोनों भाइयों के जो फादर साहब थे बहाउद्दीन सोम, वो भी रूलर थे, तो उनकी कब्र जो है एक पहाड़ के ऊपर थी। वहाँ पे भी मैं गया, वहाँ से भी निशानी के तौर पे एक पत्थर उठा के लाया। मैं ये सब इसलिए लाया कि भाई मैंने ये दिखाना था कि
अगर आप हमारे किसी बुजुर्ग की इंसल्ट करेंगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम पत्थर ला सकते हैं तो पत्थर मार भी सकते हैं, लेकिन हमारे वो संस्कार नहीं है कि जो व्यक्ति जीवित नहीं है हम उसको अपमान करें। तो इसीलिए इतना खतरा भी मोल लिया कि भाई इतने इंटीरियर में गए, वहाँ पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों वहाँ तो मेरा काम ही तमाम हो गया था। बल्कि मतलब क्या हुआ कि ऐसे जैसे दो पहाड़ नहीं होते, पहाड़ के बीच में गैप होता है, तो वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरी हुई थी कि वो पूरा गैप बर्फ़ से भरा हुआ था। देखने में लगेगा कि जमीन है, ज़मीन है, बट अगर आप उस रास्ते जाओगे तो धंस जाओगे उसमें। हाँ, अब मैं भागे हुए जा रहा था मैंने सोचा ये शॉर्टकट है, मैंने सोचा, फिर मैंने मतलब किसी ने रोक लिया मेरे को बिल्कुल आखिरी स्टेप पे, तो फिर मैंने देखा यार लोग बेवकूफ़ नहीं है कि इतना घूम के जा रहे हैं। तो फिर मैं भी बचा और फिर गया। फिर मैं गजनी गया, गजनी में भी एक इस डिपार्टमेंट का ऑफिस था, वहाँ से मेरा कन्फर्मेशन हुआ। फिर मैं उस जगह पर गया और फिर मैंने अपना ये शुरू करा मिशन सेकंड। पहला मिशन था खोजना, फिर दूसरा मिशन था इसकी खुदाई करना। तो फिर उसके लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़े। 1.5 महीना मुझे लगा खोजने में और फिर 1.5 ही महीना लगा खोदने में हाँ, तो फिर नॉन स्टॉप रोज़ कुछ ना कुछ करता था मैं बिना रुके। हाँ, तो और 14 दिन का मेरा वो था वीज़ा पहला। फिर उसको फर्स्ट एक्सटेंशन मैंने कराई थी उसकी काबुल से मेरे को 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई थी। और इसकी जो सेकंड एक्सटेंशन मैंने कराई वो मैंने कंधार से कराई थी, जो कि 3 महीने का मेरे को मिल गया था। हाँ, तो उतना ही टाइम था मेरे पास। तो फिर मैंने वहाँ पे भी कई तरीके से प्लानिंग बनाई, कई प्रयास किए, असफल हो गए और कई बार मुझे पकड़ भी लिया, लेकिन ईश्वर की मुझ पर कृपा रही, इतने करोड़ों भारतीय लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहा कि उनके चंगुल से मेरे को हर बार छुटकारा मिल गया और मेरा जीवन भी सुरक्षित रहा। तो लास्ट में प्लानिंग ये सफल हुई कि भाई मेरे को रात को जाना पड़ा और एक चोर की तरह वहाँ खुदाई करी मैंने। और खुदाई करके उनकी जो मिट्टी थी और जो दूसरा सामान वहाँ से लाना ज़रूरी था और संभव था, एक पत्थर था जो कब्र के आगे लगता है, तो ये सारी चीज़ लेकर मैं वापस वाया काबुल जो है भारत आया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो है फिर वो मैंने एक सामाजिक संगठन को सुपुर्द किया और उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश का जो ज़िला मैनपुरी है वहाँ पे जो है एक चबूतरा का निर्माण किया, वो सारा सामान उसके अंदर रख दिया और एक स्मारक के रूप में वो बना दिया। और फिर जैसे मेरा ये काम तो निपट गया और इनके मिट्टी का जो कुछ अंश था वो यहाँ पे देने से पहले मैंने खुद जो है कलकत्ता के अंदर जो गंगा जी है उनके वहाँ पे गंगा जी में सुपुर्द कर दिया है ना, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये करने के बाद फिर से मैं बांग्लादेश चला गया है ना, क्योंकि ये प्रोग्राम तो एक दिन में तो हुआ नहीं, इसमें 3-4-6 महीने लगे है ना, क्योंकि पहले मान लीजिए भिजवाया मैंने, तो फिर उन्होंने तैयारी करी, ये करा वो करा। तो इतने में जब मैं बांग्लादेश चला गया तो मैंने सोचा यार ये तो पूरा हो गया तेरा काम। तो मेरे मन में आया कि भाई मैं जो हूँ म्यांमार भी जाऊँ और म्यांमार जाके यंगून से जो है बहादुर शाह जफ़र जी की भी कब्र को वापस लेकर आऊँ। तो मैं वाया बांग्लादेश वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद जो है उस स्थान को मैंने चिन्हित करा और मैंने देखा कि भाई ये तो बड़े इज्जत के साथ बड़े अच्छे से ये रखा हुआ है। हाँ, मेरी ये भावना थी इसके पीछे कि भाई 1857 की जो क्रांति थी तो बहादुर शाह जफ़र जो है उस क्रांति के नायक थे। तो मैंने उस भावना से विचार किया कि भाई ये भी हमारे देश के मिट्टी के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, इनकी इच्छा थी कि भाई इनको भी 2 गज ज़मीन मिल जाए तो इनकी भी कब्र वापस ले आनी चाहिए है ना। तो लेकिन मैंने जब देखा कि भाई ये तो बड़े सम्मान के साथ रखी हुई है, अगर मैंने खुदाई करी तो उल्टा इनका कंकाल और ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने वो प्लानिंग ड्रॉप कर दी। मैंने सोचा भाई इसको तो सरकार ले आए अपने लेवल पे तो ठीक है,
तो मैं वापस आ गया। तो अब क्या है कि फिर मेरे ऊपर जो है कई जगह से जो है दबाव पड़ने लगा। जो मेरे कुछ जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जो लोग थे, जो मेरे टच में थे, कि भाई अब थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ काम कर लो, कुछ पैसे कमा लो। तो अब देखो कोई गलत काम मुझे करना नहीं था, क्योंकि ना तो मैं जेल से इसके लिए भागा था और ना मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। कुछ भाई आपके संपर्क तो थे ही ना जब आप जेल के अंदर थे। जेल में तो वही सब लोग मिलेंगे ना भाई। डॉक्टरों में बैठोगे तो डॉक्टरों से जान पहचान होगी, कुछ नाम जेल में से बैठोगे तो जेल में। कुछ नाम नहीं, वो देखो वो पुलिस को और एजेंसियों को सबको पता है कि कौन से ग्रुप्स मेरे टच में थे। आप जाहिर नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अच्छी बात नहीं है। तो उनका वो था कि भाई इच्छा थी, तो लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं कोई, मेरे हाथ से ईश्वर कोई क्राइम कराए या मैं क्राइम से कमाए हुए पैसे को लूँ। तो फिर मेरे पास, मेरे मन में ये आता रहा, अच्छा उधर से एक थोड़ा प्रेशर था, और तो दूसरा रास्ता ये था कि भाई मैं लॉ को फेस करूं और जो है अपना जो भी मेरे भाग्य में लिखा है जेल काट के, अगर भाग्य में लिखा है छूटूं तो छूटूं, अदरवाइज जो भी पनिशमेंट मिले उसको फेस करूं। इस सब में सर एक सवाल है मेरा। हाँ, क्योंकि अब आप कंधार जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, पासपोर्ट वीजा, बहुत पैसे खर्चे पे उसमें। हाँ। वो सर कैसे, क्योंकि मेरे जहन में आ रहा है सर, वो कैसे आपने अरेंज किया? देखो इसके जो है 2-3 मतलब जगह हैं, है ना। पहला तो ये है कि मेरे घर के ही लोगों ने मुझे शुरुआती रूप में तो उन्होंने ही सपोर्ट किया। हाँ, देखो जब मैं जेल से एस्केप हुआ फर्स्ट डे, तो जेल से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले जो बात करी वो करी अपने माताजी से। तो मैंने माताजी को बताया कि भाई मैं तो जेल से फरार हो गया। तो मेरी माताजी तो बताऊं तो उस समय बड़ी परेशान हो गई, रोने ही लगी कि भाई ये तुमने अच्छा नहीं करा और जेल से भागना तो ठीक नहीं है। तो मैंने अपने माताजी को बताया मैं जेल से अफ़गानिस्तान जाने के लिए निकला हूँ और ये मैं उनकी समाधि को पृथ्वीराज जी की वापस लाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको थोड़ा सा कूल किया और तो उन्होंने कहा कि चलो, मतलब मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा पहले ही इतने झंझट हैं, इतने झंझटों में फंसा हुआ है, और फिर तू अब ये कह रहा कि अफ़गानिस्तान जाएगा, पता नहीं जिंदा भी बचेगा नहीं बचेगा। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। तो मेरी माताजी ने कहा चलो ठीक है, अपने पूर्वज के लिए तू कर रहा है तो कर ले, है ना, और लेकिन गलत काम मत करना। तो मैंने कहा इसमें मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मेरे को कुछ पैसे दे दो, है ना। तो उस समय मुझे याद है मैंने माताजी से पूछा कि भाई हमारे पास इस समय घर पे कितने पैसे रखे हुए हैं। तो उस समय मेरे फादर साहब की भी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि करीब 5 लाख रुपए हमारे पास इस समय घर पे रखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि इसमें से आधे पैसे आप मुझे दे दो। तो उन्होंने मुझे आधे पैसे, जैसे मैंने उनको समझाया तो वो मेरे पास आ गए। तो उससे मेरे काफ़ी दिन चल सकते थे। तो ऐसे ही 1-2 बार और घर वालों ने मेरे को पैसे का बंदोबस्त कराया। फिर कुछ सामाजिक लोगों से भी मैंने कुछ मदद ली कभी, और जो मैंने आपसे बताया कि उस लाइन के भी लोग मेरे टच में थे, क्योंकि वो उनकी इच्छा थी कि भाई मैं उनके अकॉर्डिंगली काम करूं। तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे उनकी भी हेल्प की उस समय ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि आपका काम बाद में करूंगा, पहले आप मेरे को अफ़गानिस्तान वाले मिशन में थोड़ी हेल्प कर दो, है ना। तो उन्होंने भी फिर उसमें हेल्प करी आर्थिक रूप से। तो ये इस तरीके से मैं, इन सब में आपके 2 टाइप के ऑडियंस है। आपकी फैन फॉलोइंग खूब है सर, जी आप जो बताया सर, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत खूब है। आपके 2 टाइप के ऑडियंस है। एक ऑडियंस वो है जो ये मानती है कि फूलन देवी की आरोप लगाती है, ये मानती है कि आपने फूलन देवी की हत्या की और खूब जम के विरोध करती है। दूसरी आपकी ऑडियंस बाहर जो है वो ये है कि वो ये मानती है, खुद समाज से है, वो ये मानती है कि आपने पृथ्वीराज चौहान की हत्या लेके आए हैं और काफी सम्मान करती है और खूब जम के कोशिश करती है। तो 2 टाइप के ऑडियंस है। मेरा सवाल सर ये आपसे कि आपने खूब अच्छे से बैलेंस किया है, जी। खूब अच्छे से बैलेंस किया सर आपने। देखो मैंने कोई बैलेंस नहीं किया, इसको मैं अपनी डेस्टिनी मानता हूँ। ये मेरे हाथ में नहीं है। भगवान ने जब जो चाहा वो मुझसे करवाया।
मैंने अपना कर्म किया जो ईश्वर ने मेरे डेस्टिनी में लिखा था, तो इसको मैं ऐसे ही मानता हूँ। ना मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ किया। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ना तो मेरे अंदर इतना दम था कि मैं तिहाड़ से निकल जाता, ना मेरे अंदर इतना दम था कि मैं अफ़गानिस्तान चला जाता या इतने झंझट झेल लेता। बस वो जो भी वो एक शक्ति है उसकी इच्छा थी। मैं आज खुद सोचता हूँ, आप खुद इमेजिनेशन कर लो, एक बंदा जिसको कुछ अता पता नहीं है, आप आज कहो, आज तो चलो आप इजीली वहाँ चले जाओगे भाई। आज कई लोग ये भी मेरी मजाक बना देते हैं कि अफ़गानिस्तान पहुँच भी जाते हैं कुछ लोग यूट्यूबर्स, वो कहते हैं कि यहाँ क्या है। ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आज सेल्यूलर जेल है, जिस समय जो है आज से 200 साल पहले जिसको काला पानी की सज़ा मिलती थी, तो आधे तो वहाँ जाते जाते ही मर जाते थे डर के मारे, और जो वहाँ पहुँच जाता था तो उसकी क्या हालत होती होगी, है ना। लेकिन आज क्या है, जिसमें जिन कोठरियों में लोगों ने दम तोड़ दिए, जिन काली कोठरियों के नाम से लोग डर के मारे ही मर जाते थे, आज लोग वहाँ जाके जो है यूट्यूबर्स जो है या आम आदमी जो है वीडियो बनाता है कि इसमें जो है गॉडसे जी रहे थे, इसमें जो है वो रहे थे, है ना। तो क्या होता है कि किसी भी जो जगह की इम्पोर्टेंस है वो उस समय के स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। तो जिस 2004 में मैं अफ़गानिस्तान गया था, तो उस समय वहाँ पे जाना की जो स्थिति थी परिस्थिति थी वो डिफरेंट थी आज के मुकाबले। आज कोई भी जा सकता है, जिस जगह पर मैं तब गया था हो सकता है वहाँ पर भी जा सकता हो, लेकिन तब माहौल अलग था, तब वहाँ पे जाना ही एक झंझटबाजी का काम था, है ना। तो अब बता रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार जो है तिहाड़ जेल को खाली करा रही है और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। तो जब खाली हो जाएगी तो सारे पहुँच जाएंगे गेट खोल के, सब वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो है जब तिहाड़ के गेट पे कोई जाता है तो टांगें काँप जाती हैं, हो सकता है सुसु भी निकल जाता हो डर के मारे कि अब अंदर जाएंगे तो क्या होगा। तो ये समय के अनुरूप लोगों को सोचना चाहिए और मेरी स्थिति, मेरी भावना को भी समझना चाहिए। मैं तिहाड़ से निकला, अफ़गानिस्तान गया, तो मेरी भावना थी कि भाई हमारे पूर्वज की इंसल्ट होती है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ना हो। मुझे ये जानकारी मिली सरकार के बड़े बड़े लोगों से, आम आदमियों से, सामाजिक संगठनों से कि भाई वहाँ पे जूते चप्पल रखे जाते हैं, मारे जाते हैं, ये हमारी इंसल्ट है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन पर मैं तो उस सही जगह गया ना, तो मैंने अपना काम पूरा किया। इससे मेरे अंदर की जो भावना है वो तो स्पष्ट हो जाती है ना। अगर मेरी भावना ये होती, मैं एस्केप जेल से इसलिए होता कि भाई मुझे क्राइम करना है, तो 2.5 साल मैं जेल से एस्केप रहा। मेरे पास पूरे मौके थे, लोगों की इच्छा थी। अगर मैं पैसे का लालच करता तो आप यकीन मानिए, जो उस समय कुछ लोग थे उस ग्रुप में, कई हज़ार करोड़ रुपए के मालिक हैं वो, और इस समय यूपी में बड़े बड़े पदों पे हैं। कोई एमएलसी है, कोई एमएलए है, कोई सांसद भी है, ठीक है, वो उसी ग्रुप से रिलेटेड लोग हैं। तो ये चीज़ जो है हम भी कर सकते थे। जहाँ से ये एंकर साहब बिलोंग करते हैं उसी एरिया के भी लोग हैं, ठीक है नहीं। तो वो चीज़ हम भी कर सकते थे, हमारे पास भी मौका था। लेकिन मैं उसको अच्छा तब भी नहीं मानता था, मैं उसको आज भी अच्छा नहीं मानता। और इस बात की शाबाशी मुझे कब मिली, जब मैं वापस आया 2006 में। तो यहाँ पर करनैल सिंह जी थे जो जॉइंट सीपी थे उस समय स्पेशल सेल के। तो जब मुझे एयरपोर्ट से सीधा स्पेशल सेल के ऑफिस में लाया गया तो उन्होंने कहा कि यार, तो पूरा जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हथकड़ी बेड़ी सब लगा रखी थी। तो वो कहने लगे कि शेर सिंह अफ़गानिस्तान गए थे। तो जो उनके जो सबऑर्डिनेट बैठे थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि हाँ पासपोर्ट इसके पास से मिला है, तो गए थे। तो उन्होंने पासपोर्ट देखा, उस पर अराइवल डिपार्चर का वीज़ा देखा है ना, वीज़ा देखा। तो उन्होंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त काम किया भाई।
तो वो बोले कि देखो मैं एक बात से बड़ा खुश हूँ कि तुम 2.5 साल फरार रहे, लेकिन तुमने इस 2.5 साल में एक बार भी मिसयूज़ नहीं किया, तुमने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि आप पुलिस से तो नहीं छुप सकते ना। और ये रिकॉर्ड में है, 2004 से 2006 के बीच में मुझ पर कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। तो इससे मेरा करैक्टर एकदम साफ पता चल जाता है। 2001 से 2016 तक मैं जेल में रहा, तो मैंने कोई क्राइम मुझ पर ना कोई, मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया। तो इससे आपको किसी भी व्यक्ति का जो है पता चल जाता है ना। 2016 से मैं जेल से छूटा, आज 2025 है, 9 साल मुझे जेल से बाहर हो गए। तो इन 9 साल में तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मैं उस नेचर का व्यक्ति नहीं हूँ। वरना तो आप जो है जो ड्रामेबाज होगा वो कितने दिन तक ड्रामा करेगा? क्या 25 साल तक करेगा? अरे जीवन ही होता है 30, 40, 50 साल का। तो अगर मतलब ड्रामा करेगा तो 2-4 साल में तो अपना रंग दिखाएगा ही ना। तो अब क्या है, मैं कितने मेरी एज आगे 20 साल 25 साल रह गई है ना। तो हम बाय नेचर ही इनबिल्ट ही देश के लिए हमने अपने जीवन को 20 बार खतरे में डाला, और अगर देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो आगे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं या डर गए। बिल्कुल सर, वही मतलब आखिर में बस यही पूछना चाहता था, आपने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, क्या विचारधारा है, क्या करने वाले हैं? देखो, हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नाम से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई सन 2019 में, और हमने हरियाणा में, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और कुछ अन्य राज्यों में अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। चुनाव भी हमने लड़े हैं, जिला पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं, तो वो सीट्स भी हमने जीती हुई हैं। अच्छा। अभी हम एमएलए या एमपी की सीट नहीं जीती है हमारी पार्टी, बट हम लगातार सामाजिक काम करते हैं। हमारी एक विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है, और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक दिन कामयाब होंगे, सरकार में हिस्सेदार बनेंगे, सरकार बनाएंगे, और फिर देश के लिए अच्छा काम करेंगे, और देश के अंदर भी अच्छा काम करेंगे, और देश के जो बाहर दुश्मन हैं उनका भी कल्याण करेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि एक दिन मुझसे पूछ रहे थे, अभी जो है पीछे जब हमने किया तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर अब तो मैं थोड़ा एज हो गई मेरी, अगर जो है जवानी में, हाँ जवानी में कुछ काम देते एजेंसी वाले तो अपना कर देते भाई, है ना। हाँ, तो अभी क्या है कि कुछ लोग पूछते हैं चलो भाई अब आप वैसे नहीं कर सकते, लेकिन आपकी क्या आइडियोलॉजी है पाकिस्तान से संबंधित, बांग्लादेश से रिलेटेड? आज बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश में मैं रहा हूँ। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है अगर आप सरकार का हिस्सा होते, या सरकार ही होती है आपकी पार्टी की, या पाकिस्तान में अभी तो एक छोटी जंग हुई तो उसमें आपकी क्या विचार है, या पाकिस्तान को लेके आप क्या सोचते हैं? तो हमारी पार्टी या मेरी क्या आइडियोलॉजी होती है आज के, अगर मैं होता एज ए प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के लिए मैं क्या लाइन लेता, एकदम उसका जो मेरे माइंड में है वो क्या है कि भाई पाकिस्तान जो है जन्मजात हमसे एक दुर्भावना रखता है। तो वो है, एक कहावत है कि भाई लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं हैं, तो वो उसी स्थिति का हमारा पड़ोसी है। तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो एक पक्की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। अब क्या है कि आज के माहौल में जो कि दोनों परमाणु शक्तियां हैं, तो आप एक बड़ी वॉर तो आज के समय में शायद नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जैसे हमारे देश में जो दोनों में आर्थिक स्थिति का जो अंतर है वो है, समझिए 1:10 का रेशो है। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो पाकिस्तान के बाद 10 रुपये हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हर 3 साल के बाद एक इस लेवल की लड़ाई जो है उससे कर देनी चाहिए कि उसके वो जो 10 रुपये हैं वो हम खर्च करवा दें। उसके लिए चाहे हमारे भले ही 15 रुपये खर्च हो जाएं या 20 रुपये भी हो जाएं, लेकिन हम क्या है फिर भी 80 पे रहेंगे, वो 0 पे आएगा। फिर उसको 3 साल जब वो दोबारा से 10 रुपये पे आए
तो फिर उसके खर्च करा देने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि देश के अंदर जो उनका जो आर्थिक स्थिति जब इस तरह की बनी रहेगी लगातार, तो वो देश जो है वो कई टुकड़ों में खुद ही बँट जाएगा, और जब वो बँट जाएगा, उसके 3-4 हिस्से हो जाएंगे, तो फिर जो वो इतना जो गलत हरकतें यहाँ पे करता है, तो उसमें जो है कमी आ जाएगी, और एक एक करके फिर हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए। ख़त्म नहीं होगी तो काफ़ी कमी आ जाएगी। तो मैं अगर हूँ, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो मैं इस लेवल का एक युद्ध जो है हर 3-4 साल में, मतलब जैसे ही देखूँ कि इसके बाद 10 रुपये आ गए हैं तो उसके वो खर्च करवा दूँ क्योंकि भाई देखिए युद्ध में क्या है, खर्चा होता है। तो अब हम तो वो झेल सकते हैं, मतलब हमें भी तैयार रहना चाहिए, भाई हमारे भी 20 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन हम तो फिर भी झेल लेंगे। लेकिन वो नहीं झेल पाएगा। अगर लगातार आपने 5-6 बार ऐसा कर दिया, तो आप देखना कि पाकिस्तान में कई जो है वो देश पैदा हो जाएंगे। सर रिजर्वेशन पे आप क्या कहेंगे? लगातार जो रिजर्वेशन का हंगामा चल रहा है जी, इस पे क्या सोच रहे हैं सर आप? देखो इस पर मेरी अपनी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हाँ। सर आप, जो लोग जातियों में बटे हैं ना, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? देखो मेरे रिजर्वेशन को लेकर बिल्कुल क्लियर सोच है। देखो रिजर्वेशन यहाँ पे 2-3 रूप में दिए हुए हैं। एक तो है SC/ST का रिजर्वेशन, एक है पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन, और फिर एक जनरल कास्ट हो गया है ना। तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि जो SC/ST का जो आरक्षण है उसको अभी लगातार दिया जाना चाहिए। उसको दिया जाने का जो कारण है, जो मैंने अनुभव किया है, और क्योंकि बहुत सारे SC समाज के भी हमारे भाई बंधु हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, तो इसमें क्या है कि जो जनरल क्लास के जो लोग हैं या जो आम जो जनता है, वो क्या फीलिंग रखती है कि भाई वो कहते हैं कि भाई आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होता? क्या राजपूत गरीब नहीं होता? हाँ, नहीं, लेकिन मेरा इसमें डिफरेंट सोच है। मेरा सोच ये है कि ब्राह्मण गरीब होता है, राजपूत भी गरीब होते हैं कुछ, लेकिन क्या है कि जो हमारे जो SC/ST समाज के जो भाई बंधु हैं, उनको हमने जो आरक्षण दिया हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया हुआ है कि भाई वो उनकी हमें आर्थिक स्थिति सुधारनी है। हमें उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी सुधारनी है। क्योंकि क्या है कि अभी भी आप देखेंगे कि जो भेदभाव की जो घटनाएं हैं वो हो जाती हैं। आप सोचेंगे कि भाई अगर कोई SC समाज का व्यक्ति IAS बन गया तो उसके साथ कौन भेदभाव कर देगा, है ना। लेकिन उसके साथ भी भेदभाव हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? उसके जो स्टैंडर्ड है, जो उसका जो सर्कल है, वहाँ पे हो सकता है। मान लीजिए 50 जो है IAS ट्रेनी है, या किसी जो है किसी चीज़ के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो वो तो क्योंकि सब एक ही पद के लोग हैं, तो हो सकता है कि कोई जो है उसके साथ कास्ट बेस पे जो है वो थोड़ा सा उल्टी सीधी हरकत कर दे। तो क्या है कि ये जो है, ये जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो हमारे SC/ST समाज के जो भाई हैं, उनको भी क्या है कि अगर कोई आपको गलत शब्दों से बुलाता है या कोई वो करता है, तो आपको भी जो है मन से जो है इसको निकालना पड़ेगा, है ना। जब तक आप खुद भी इसको अपने मन से निकालेंगे नहीं कि भाई हमारे को इस कारण जो है इंसल्ट हो रही है, तो तब तक जो है देखो दूसरा आदमी बदतमीज़ी अगर कोई करता है तो सामने वाले को भी जो है बदतमीज़ी नहीं करनी, बट उसको जो है दूसरे तरीके से अपने मन से भी निकाले, है ना। जैसे कई लोग जो है बेवजह भी फीलिंग रखते हैं इसको, बट इट टेक टाइम, और जब तक ये नहीं होता है पूरी तरह से, उनको आरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ कभी भी सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। मान लीजिए हमारे जाट भाई हैं या हमारे यादव भाई हैं, आप बताइए क्या कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत इनके साथ सामाजिक भेदभाव कर सकता है? वो तो हर तरीके से मजबूत हैं।
क्या आप किसी जाट भाई को अगर जाट बोलेंगे तो क्या वो उसमें बेइज्जती महसूस करेगा? वो तो नहीं करेगा। इट मीन्स कि सामाजिक रूप से तो उनको कोई इंसल्ट हो नहीं रही है, तो उनको जो आरक्षण दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भाई आर्थिक रूप से ये संपन्न हो जाएं। तो जो पिछड़े वर्ग में जो जातियां आर्थिक रूप से मजबूत हो चुकी हैं तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में डालने का इस समय है। तो जो हमारे यादव भाई हैं उनको जो है जनरल कैटेगरी में डालने का समय है। अगर मैं सत्ता में आऊँ तो उनको जनरल कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि सामाजिक रूप से कभी उनके साथ भेदभाव होता नहीं है और आर्थिक रूप से वो लोग ऑलरेडी बहुत मजबूत हो चुके हैं। या फिर उसी ये प्रावधान कर दूं कि भाई पिछड़े वर्ग में ठीक है यादव भाई रहेंगे, जाट भाई रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जैसे EWS है जनरल में, तो भाई इस समाज के जो व्यक्ति इतनी आय से जो नीचे होंगे सिर्फ उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, है ना। तो मैं इसमें ऐसा सोचता हूँ। तो इसमें आपकी बात मुझे एक बात मुझे याद है जी तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो देखा था जी कुछ दिन पहले, यानी आपने बहुत पुराना वीडियो था, कुछ दिन पहले मैंने देखा था। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जिस जाति के हैं अपना हीरो चुनिए। जी आप जैसे आप ब्राह्मण हैं तो आप अपना हीरो चुन लीजिए, परशुराम को चुन लीजिए, महाराज जी को चुन लीजिए, किसी और को चुनिए। अगर आप क्षत्रिय हैं तो अपने हीरो चुनिए। ये सब बात आपने बहुत अच्छी कही उस वक्त, अगर मैंने सुनी थी तो। जी नहीं, देखिए मुझे नहीं याद है कि मैंने ये कब बोला पटेंगे नहीं उससे, है, पटेंगे नहीं उससे, आपको अपना हीरो एकदम क्लियर रहेगा। हाँ नहीं, मेरा मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा शब्द ये वर्ड्स कब बोले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा बोला होगा। देखो मेरा तो ऐसा मानना है इसमें कि भाई जो पूर्वज होते हैं वो तो सभी के होते हैं। मैं निजी रूप से जितना महाराणा प्रताप जी को पॉलिटिकल के बारे में पूछे थे सर, पॉलिटिकल के बारे में पूछे, जैसे कि नहीं, मैंने उसमें शायद ये बोला था कि भाई आज जो जातियों में मतभेद पैदा किए जा रहे हैं तो उनको जो है नए नए महापुरुष दिए जा रहे हैं। स्पेशली वो महापुरुष दिए जा रहे हैं जिनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो मुस्लिम रूलर्स से हुई है। तो उससे क्या है कि जब किसी कास्ट को एक आइडियल दे दिया जाता है तो हर एक उसकी मूर्ति लगाई जाती है। तो बच्चे पूछते हैं जी ये कौन है, तो उसके परिवार के लोग बताते हैं भाई ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे बाबा हैं। तो इन्होंने क्या किया था वो बताते हैं, इन्होंने जो है फला सुल्तान से लड़ाई करी थी और फला सुल्तान ने जो है इतना अत्याचार किया, ये किया, मुस्लिम शासकों ने इतना अत्याचार किया। तो उस बच्चे के अंदर या उस कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि उसके लिए दुर्भावना पैदा हो जाती है। और जब वो दुर्भावना पैदा होती है तो वो आज के समय में प्रेजेंट टाइम में उस पूरे जो मुस्लिम्स हैं उसके ऊपर उतरने का खतरा रहता है, ठीक है नहीं। तो इससे माहौल ख़राब होता है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसा करती हैं क्योंकि उससे उनके वोट जो है वो एक ग्रुप में आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो मैंने उसके लिए कहा था कि भाई ये इसीलिए जिस समाज के कोई इस तरह का योद्धा नहीं है तो ज़बरदस्ती जो है उनको योद्धा जो है बांटा जा रहा है कि भाई ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा था। आप देखेंगे जिस योद्धा की मुस्लिमों से लड़ाई नहीं हुई, मुस्लिम रूलर्स से, तो उनके लिए कोई वो नहीं है कि भाई ये किसके थे, वो सब बोल रहे हैं भाई ये सभी के थे, है ना। तो मैंने उसके लिए कहा था। और बता दूं मैं आपको, कोई भी जो पूर्वज है, जो हमारे महान पूर्वज है, चाहे वो गुरु रविदास जी हों, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हों, चाहे वो जो है वाल्मीकि जी हों, है ना, तो कोई भी पूर्वज हो, अहिल्याबाई हों, हम सबको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस समाज में जन्म लिया, और हर व्यक्ति की यही सोच होनी चाहिए। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। एक बात सुनिए, मान लीजिए गुरु रविदास जी हैं, अगर कोई बेवकूफ़ किस्म का व्यक्ति होगा वो कहेगा जी ये तो दलित हैं। अरे भाई वो गुरु हैं, वो महापुरुष हैं। अगर वो साक्षात होते तो उनके चरणों में हम अपना मत्था टेकते, उनसे आशीर्वाद लेते, तो हमें भी जो है एक गुरु के रूप में जो है एक महापुरुष से आशीर्वाद लेने का मौका मिलता। तो हम तो सबके मंदिरों में जाते हैं, सबको अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में किया उससे सीखते हैं बहुत कुछ। तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात है कि भाई महाराणा प्रताप की जयंती सिर्फ राजपूत मनाएंगे, रविदास जी की जयंती सिर्फ रविदासिया समाज मनाएगा,
वाल्मीकि जी की जयंती सिर्फ वाल्मीकि मनाएंगे, तो ये है सबसे बड़ी बेवकूफ़पंती। महापुरुष सबके हैं, जिन्होंने इस धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं किसी भी रूप में, चाहे वो धार्मिक एंगल से हो, चाहे वो सामाजिक एंगल से हो, तो उसका सम्मान होना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आए और पॉडकास्ट किए और अच्छी बातें की सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत आपका बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।